हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल शारदा स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जियोग्राफी चैप्टर 2 और उसके मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिससे मैं एक्सप्लेन करके बताने वाली हूँ और आपको ये नोट्स के रूप में अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है, विश्व के उच्च जनसंख्या वाले देशों के नाम लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2020 में भी बोर्ड एग्जाम में आया है। तो इसका आंसर है विश्व के उच्च जनसंख्या वाले 2 देश निम्नलिखित हैं। नंबर 1 भारत, नंबर 2 चीन। प्रश्न नंबर 2, विश्व में विरल जनसंख्या वाले देशों के नाम बताइए। विरल जनसंख्या वाले देश मतलब एकदम खाली, यानी वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या ना हो। उत्तर है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के समीप, उष्ण और शीत मरुस्थल तथा विषुवत रेखा के समीप उच्च वर्षा के अन्य क्षेत्रों आदि में विरल जनसंख्या पाई जाती है। आमतौर से बात है जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है, ज़्यादा बारिश होती है और मरुस्थल होते हैं तो वहाँ पे जनसंख्या विरल रहती है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, जनसंख्या के वितरण करने वाले 3 भौगोलिक कारण लिखिए। तो जनसंख्या वितरण करने वाले यानी जो जनसंख्या को वितरण करते हैं, जगह जगह पर बांटते हैं जनसंख्या को, उनके भौगोलिक कारण पूछ रहा है। तो उसका उत्तर इस तरीके से देंगे। सबसे पहला भौगोलिक कारण है जलवायु। शीत ध्रुवीय प्रदेश तथा मरुस्थल विरल जनसंख्या के प्रदेश हैं, परंतु शीतोष्ण घने बसे हुए प्रदेश हैं। जैसा कि शीत ध्रुवीय प्रदेश जो होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पे विरल जनसंख्या होती है, यानी उन प्रदेशों में ज़्यादा जनसंख्या नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर हमेशा मौसम एक जैसा नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, शीतोष्ण बोलते हैं जिसे हम, वहाँ पर घने बसे हुए प्रदेश होते हैं। तो और नया दूसरा कारण है हमारा भू आकृति। पर्वत तथा पठार विरल जनसंख्या वाले प्रदेश हैं। जो पर्वत पठार होते हैं, जहाँ पर ऊंची नीची जगह होती है, वहाँ पर जनसंख्या विरल होती है। लेकिन मैदानों में, जहाँ समतल मैदान होते हैं, वहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है। और तीसरा है जल की प्राप्ति। नॉर्मल सी बात है, जहाँ पर लोगों को जल सुविधा आसानी से मिल जाती है, वहाँ पे लोग ज़्यादा बसते हैं। जैसे नदी घाटियाँ संसार में सबसे अधिक सघन बसे क्षेत्र हैं। जहाँ पर पानी की पूर्ति होती है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। यानी वो वाला सूत्र पूछ रहा है जिससे जनसंख्या घनत्व ज्ञात होता है। तो जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बट्टे क्षेत्रफल, यानी जितनी भी उस क्षेत्रफल की जनसंख्या है उसका भाग क्षेत्रफल में दे देंगे। प्रश्न नंबर 5, जनसंख्या वाले विश्व में अनेक क्षेत्र हैं, ऐसा क्यों? यानी जनसंख्या कहीं तो विश्व में बहुत ज़्यादा होती है और कहीं पर बहुत कम होती है, ऐसा क्यों है? तो इसके 3 कारण हैं। नंबर 1 भौगोलिक कारक, यानी भौगोलिक कारक। नंबर 1 स्वच्छ जल की पर्याप्त आपूर्ति, यानी वहाँ पे स्वच्छ जल प्राप्त हो। नंबर 2 समतल मैदानी भाग, यानी पर्वत और पठार ना हो, बिल्कुल समतल मैदान हो। नंबर 3 उत्तम जलवायु, वहाँ की जलवायु उत्तम हो। नंबर 4 उपजाऊ मृदा, यानी कृषि करने के लिए वहाँ पे उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। तो ये तो हो गए भौगोलिक कारक। अब नंबर 2 हम देखते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक मतलब खनिज साधनों की उपलब्धता, यानी जहाँ पे खनिज साधन होंगे वहाँ पे बेरोजगारी नहीं रहेगी, वहाँ पे नौकरी के अवसर मिलते हैं मजदूरी करने के। नंबर 2 नगरीकरण, वहाँ का जो शहरीकरण होना चाहिए, नगरीकरण, ताकि वहाँ वैकेंसियाँ वगैरह निकले, और औद्योगिकरण भी। अब नंबर 3 जो कारण है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ठीक है, तो सामाजिक व राजनीतिक अशांति, यानी वहाँ पे सामाजिक व राजनीतिक अशांति नहीं होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए। रोजगार एवं प्रवसन, यानी रोजगार के अवसर होने चाहिए। सुविधाओं की उपलब्धता, वहाँ पे हर जगह की सामाजिक एवं सांस्कृतिक से जुड़ी हर एक सुविधा होनी चाहिए। तो ये 3 कारण थे जनसंख्या को सघन बनाने के।
अब प्रश्न नंबर 6, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि एवं प्राकृतिक वृद्धि को समझाइए। तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या है? दो समय बिंदुओं में जन्म दर और मृत्यु दर से बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी जहाँ पे दो निश्चित समय में यदि किसी क्षेत्र की जनसंख्या जन्म और मृत्यु दर से उसमें वृद्धि होती है तो उसे प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। और प्राकृतिक वृद्धि दर कैसे निकलेगी? जन्म माइनस मृत्यु। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, इसमें जनसंख्या की जन्म दर व मृत्यु दर के साथ प्रवास व अप्रवास की भी गणना की जाती है। ठीक है, वास्तविक जनसंख्या वृद्धि में क्या होता है? वहाँ पे जन्म और मृत्यु दर के साथ साथ प्रवास और अप्रवास। प्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह निवास करना। प्रवास और अप्रवास का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अब जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि हम निकालते कैसे हैं? जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि हम इस तरीके से निकालेंगे, जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवासी माइनस उत्प्रवासी। ठीक है, यानी जितनी वहाँ पे जन्म हो उसमें से मृत्यु को घटानी है और जो भी आए उसमें अप्रवासी को जोड़ना है, यानी वहाँ से जितने भी लोग गए हैं उनको जोड़ना है और फिर उसमें से उत्प्रवासी यानी वहाँ पे जितने भी आए हुए हैं उनको घटाना है। तो प्रश्न नंबर 7, अंतर्राज्यीय प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर का। तो अंतर्राज्यीय प्रवास, जब लोग किसी एक राज्य के एक स्थान से किसी दूसरे स्थान की ओर प्रवेश या प्रवास करते हैं तो इसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति मेरठ से आगरा जा बसते हैं तो हम इसे अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं, क्योंकि मेरठ और आगरा उत्तर प्रदेश में ही हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी राज्य में ही उसी राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करे तो उसे अंतर्राज्य प्रवास कहते हैं। अंतर्राज्य का मतलब होता है राज्य के अंतर्गत ही प्रवास करना। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। इस स्थिति में लोगों का प्रवास एक जिले से दूसरे जिले तथा एक गांव से दूसरे गांव में होता है। ठीक है, लेकिन होता राज्य में ही, राज्य से बाहर नहीं होता है। यह प्रवास मुख्यतः आर्थिक व सामाजिक कारणों से होता है। यह प्रवास भारत में अधिक होता है। अब एक और इसी के सेम मिलता जुलता वर्ड है अंतर्राज्य। अंतर्राज्य यानी वो तो था अंतर्राज्य, ये है अंतर्राज्य प्रवास। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छी तरीके से समझना है। अंतर्राज्य में क्या था? लोग सिर्फ राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ही प्रस्थान करते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, जब प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है तो उसे अंतर्राज्य प्रवास कहते हैं। यानी यह प्रवास एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है और अंतर्राज्य प्रवास राज्य में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। उदाहरण के लिए, यदि आगरा का कोई एक व्यक्ति जोधपुर आकर बस जाए तो यह अंतर्राज्य प्रवास कहलाएगा, क्योंकि आगरा उत्तर प्रदेश में और जोधपुर राजस्थान में, यानी ये दोनों ही अलग अलग राज्यों में है, तो ये क्या माना जाएगा? अंतर्राज्य प्रवास माना जाएगा। इस स्थिति में प्रवास एक राज्य में दूसरे राज्य में होता है। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है। अंतर्राज्य में क्या होता था? एक जिले से दूसरे जिले में होता था और एक गांव से दूसरे गांव में होता था। यह प्रवास मुख्यतः आर्थिक कारण से होता है। यह प्रवास भारत में अपेक्षाकृत कम होता है। अब पढ़ते हैं, प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी जो भी प्रवास के कारण होते हैं, किस वजह से लोग प्रवास करते हैं, उनके कारणों का उल्लेख करना है। तो देखिए, प्रतिकर्ष कारक क्या है? बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण उद्गम स्थल को कम आकर्षित बनाते हैं। उद्गम स्थल का मतलब होता है जहाँ से लोग प्रस्थान करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो लोग दिल्ली से प्रस्थान कर रहे हैं और आगरा को जा रहे हैं, तो दिल्ली तो हो गया उद्गम स्थान और आगरा क्या हो गया? गंतव्य स्थान। ठीक है।
तो उद्गम स्थान स्थल किसे कहते हैं? जहाँ से लोग जाते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक यही हैं, यानी बेरोजगारी और रहन सहन की अच्छी दशाएं न हो, राजनीतिक शांति न हो, तो ये क्या बनाती है? उद्गम स्थल को कम आकर्षित बनाती है। यदि वहाँ इसीलिए वहाँ से लोग अलग प्रवास करते हैं। ठीक है। अब है अपकर्ष प्रवास। काम के बेहतर अवसर और जीने की दशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा सुखद जलवायु जैसे कारण गंतव्य को उद्गम स्थल की अपेक्षा अधिक आकर्षक बनाते हैं। ठीक है। जैसे उद्गम स्थल जहाँ से लोग प्रस्थान करते हैं और गंतव्य जहाँ पे लोग प्रस्थान करते हैं। ठीक है। इन दोनों में यही अंतर है। तो अपकर्ष प्रवास क्या है? यानी अपकर्ष प्रवास में क्या होता है? वहाँ पे लोग बढ़ते हैं, वहाँ की जनसंख्या बढ़ती है, यानी अपकर्ष कारक जो होते हैं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और प्रतिकर्ष कारक लोगों का अपनी ओर से आकर्षक कम करते हैं। अपनी बेहतरी के अवसरों से आकर्षित होकर किया गया प्रवास अपकर्ष प्रेरित प्रवास कहलाता है। यानी जो ये प्रवास अपकर्ष था वो अपनी ओर आकर्षित करता है लोगों को, यानी वहाँ पे रोजगार होता है, जीने के अच्छे अवसर होते हैं, तो इसे हम प्रवास अपकर्ष प्रेरित प्रवास भी कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है? समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र में होने वाले जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 1994 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 84.6 करोड़ थी, जो सन 2001 में 102.70 करोड़ हो गई तथा 2011 में 121.02 करोड़ हो गई। ठीक है। यही जनसंख्या वृद्धि है, यानी दो समय अंतरालों में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है, चाहे वह घटती है चाहे वह बढ़ती है, वही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं? नंबर 1 परिवार परियोजना, नंबर 2 गर्भ निरोधक उपाय, नंबर 3 शिक्षा व स्वास्थ्य के लिए, मनोरंजन के लिए साधनों का विकास। तो ये थे जनसंख्या नियंत्रण के कारण। प्रश्न नंबर 12 जन्म दर क्या है? तो एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की जनसंख्या जन्म दर कहलाती है। और मृत्यु दर क्या है? एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है जननांगीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं की विवेचना कीजिए। तो इसकी प्रथम अवस्था थी, इस प्रजननशीलता में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यता होती है, क्योंकि लोग महामारियां और भोजन की आपूर्ति से हुई मृत्यु की क्षतिपूर्ति अत्यधिक पुनरुत्पादन से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है, अधिकांश लोग खेती पर कार्यरत रहते हैं, यहाँ बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है, अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं। आज से 200 वर्ष पूर्व पृथ्वी के सभी लोग इसी अवस्था में थे। यानी प्रथम अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में प्रजननशीलता उच्च होती है और मृत्यता, जो मरते हैं लोग, उनकी दर भी उच्च होती है, क्योंकि जब लोगों की महामारियों और भोजन की आपूर्ति से मृत्यु होती है तो इसकी क्षतिपूर्ति बहुत ही पुनरुत्पादन के साथ होती है। इस टाइम लोगों जो जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो धीमी होती है, और जो अधिकांश लोग होते हैं वो खेती में कार्य करते हैं। यहाँ पे बड़े परिवारों को परिसंपत्ति माना जाता है। ठीक है। अब है द्वितीय अवस्था। इस अवस्था के प्रारंभ में प्रजननशीलता उच्च बनी रहती है, किंतु यह समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अब है अंतिम अवस्था। प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों अधिक घट जाती हैं। जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या शिक्षित और नगरीय हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी ज्ञान होता है। ऐसी जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रित करती है।
तो ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसकी एमसीक्यू की वीडियो मैं बाद में भेजूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।